जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस हब बाई डीएस सर में। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। साथ ही आज की श्रृंखला में हम देखने वाले हैं जीएस जीके की एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास। क्या देखने हैं? आज देखेंगे हम जीएस जीके की एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास, जिसमें हम देखेंगे अग्निवीर, सीआरपीएफ या एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम, या फिर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो उससे संबंधित एक महत्वपूर्ण क्लास देखने वाले हैं। आप सभी से निवेदन है, जुड़ जाइए, सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। आज हम देखेंगे टॉप 25 क्वेश्चन, जो कि सारे के सारे प्रीवियस ईयर रहेंगे। जुड़ना ना भूलें, हमसे प्रतिदिन शाम 8 बजे इस टाइम पर आपकी क्लास होती है। 2-3 दिन से टाइम एडजस्ट होने के कारण क्लास 8:30 बजे हो रही है, तो आप लोग एडजस्ट भी कर लेंगे, ठीक है। चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा और मंजिल के प्रति जागरूक रखेगा। कह रहा है साथी, सफलता एक दिन में नहीं मिलती। सफलता एक ऐसी चीज़ है जो एक दिन में नहीं मिलती, मगर ठान लें तो एक दिन ज़रूर मिल जाती है। क्या कह रहा है साथी? मगर ठान लें तो एक दिन ज़रूर मिल जाती है, ठीक है। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, हालांकि एक दिन ज़रूर मिल जाती है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। आप प्रयास करने से नहीं चूकेंगे, सफलता आपके पास अपने आप चल कर आएगी, ठीक है। तो इसी जोश और जुनून के साथ चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का पहला प्रश्न आपसे कह रहा है, जेबी डनलप ने किसका आविष्कार किया था? क्या कह रहा है साथी? जेबी जो डनलप थे, इन्होंने किसका आविष्कार किया था? तो याद रखेंगे, इनके द्वारा एक न्यूमेटिक रबड़ टायर का आविष्कार किया गया था। किसका? याद रखेंगे, जेबी जो डनलप थे, इनके द्वारा न्यूमेटिक रबड़ टायर का आविष्कार किया गया था। आपने सुना होगा डनलप का गद्दा। क्या सुना होगा? डनलप का गद्दा, ठीक है। शादी ब्याह में कहते हैं हम डनलप का गद्दा लेंगे। तो ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने क्या किया था, एक ऐसे फ्लेक्सिबल टायर का आविष्कार किया था जिससे आपकी बहुत सारी चीज़ें बन सकती थी, ठीक है, याद रखेंगे। तो जेबी डनलप न्यूमेटिक रबर टायर का आविष्कार किया था, इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। डीजल इंजन की बात करें तो मिस्टर डीजल के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था, ये भी याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है, न्यूटन का पहला नियम किस नाम से जाना जाता है? न्यूटन का साथी जो पहला नियम है वह किस नाम से जाना जाता है? घर्षण का नियम, आघूर्ण का नियम, जड़त्व का नियम या गति का नियम? ठीक है, तो न्यूटन के द्वारा गति विषयक 3 नियम दिए गए थे। कितने साथी? 3 नियम दिए गए थे, ठीक है। उनमें जो उनका प्रथम नियम था, उनका उसका मतलब था कि जड़त्व का नियम, यानी कि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। न्यूटन के द्वारा यह पहला नियम दिया गया था, और यही नियम आपका जड़त्व का नियम के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जड़त्व का नियम भी कहता है कि कोई वस्तु तब तक स्थिर अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई आकर उसको धक्का दे, ठीक है। इस तरह से याद रखेंगे, तो धक्का देगा तो वो आगे बढ़ जाएगी, तो जड़त्व का नियम नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन जब स्थिर अवस्था में है तो वह जड़त्व का नियम, न्यूटन का नियम, न्यूटन का पहला नियम, या फिर इसी को कहते हैं साथी गैलीलियो का नियम। किसका नियम सर? गैलीलियो का नियम, ठीक है, याद रखेंगे। गैलीलियो का नियम, न्यूटन का पहला नियम, या फिर जड़त्व का नियम, एक ही नियम है, तीनों व्यक्तियों ने मिलकर दिया था, ठीक है, याद रखेंगे। घर्षण क्या होता है सर? जब हम पृथ्वी पर चलते हैं, आपने देखा होगा क्या होता है कि जो आपके कभी कभी गाड़ियां चला रहे हो, अब अपन क्या लगाते थे, अचानक से ब्रेक लगा देते हैं। तो उस समय क्या होता है, गाड़ी का टायर क्या करता है, घर्षण करता है, वो आगे निकल जाता है। तो ये पृथ्वी पर लगने वाला एक बल है, ठीक है, याद रखेंगे, घर्षण बल। न्यूटन का पहला नियम क्या कहता है? जड़त्व का नियम। इसको आप लोग याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है, लोकसभा के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? क्या कह रहा है साथी? जो लोकसभा के सदस्य हैं, इनको शपथ कौन दिलाता है? तो आप सभी साथी याद रखेंगे, लोकसभा के जो सदस्य हैं, इनमें से आपका कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, इसलिए आप इसको लिख लेंगे अलग से। जो प्रोटेम स्पीकर होता है, कौन? याद रखेंगे, प्रोटेम स्पीकर होता है। साथ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। प्रोटेम जो स्पीकर होता है, इसके द्वारा क्या किया जाता है सर? लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग याद रखेंगे। सर प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? तो याद रखेंगे, जब कोई नई लोकसभा का गठन होता है तो उसमें सर एक कुछ दिनों के लिए स्पीकर की नियुक्ति की जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। और प्रोटेम स्पीकर क्या करता है, जो उसके सदस्य होते हैं लोकसभा के, उनको क्या करते हैं? शपथ दिलाते हैं, ठीक है, याद रखेंगे, प्रोटेम स्पीकर। इसके अलावा देखें लोकसभा अध्यक्ष,
तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसको शपथ कौन दिलाता है? आपका प्रेसिडेंट दिलाता है। और प्रधानमंत्री को भी शपथ कौन दिलाता है? इसको भी याद रखेंगे, प्रेसिडेंट दिलाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। तो हमने देखा लोकसभा के सदस्यों को शपथ कौन दिलाएगा? प्रोटेम स्पीकर। जब भी नई लोकसभा का गठन होगा तो उसके लिए एक टेम्परेरी स्पीकर का गठन किया जाएगा, जब तक के लिए नया स्पीकर ना बन जाए। तो उसी दौरान जो ये प्रोटेम स्पीकर होता है लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिला देता है। याद रख लेंगे आप लोग। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? क्या कह रहा है साथी? अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसको याद रख लेंगे। अनहैप्पी इंडिया की बात करें तो हमने इस क्वेश्चन को आपको करवाया था, इसका आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। क्या हो जाएगा? लाला लाजपत राय इज द राइट आंसर। ठीक है, याद रखेंगे। अनहैप्पी इंडिया या फिर आर्य समाज पुस्तक पूछ ले या अनहैप्पी इंडिया पूछ ले, ठीक है, तो ये दोनों की दोनों पुस्तकें लाला लाजपत राय ने लिखी हैं। लेकिन यहीं पर यदि आपसे पूछता है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो स्वामी दयानंद सरस्वती। इनको भी आप लोग याद रखेंगे। इसके अलावा दादा भाई नौरोजी की बात करें तो इनको वायोवृद्ध कहते थे। क्या कहते थे? वायोवृद्ध। वायोवृद्ध के अलावा इनको क्या कहते थे? भारत का वायोवृद्ध तो कहते ही थे, इसके अलावा इनको क्या कहते थे आप लोग इसको बताएंगे। इसके अलावा दादा भाई नौरोजी कौन थे? वह व्यक्ति, पहले व्यक्ति थे दादा भाई नौरोजी जिन्होंने भारत की राष्ट्रीय आय की गणना की थी। किसकी गणना की थी साथी? राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे भारत के? तो दादा भाई नौरोजी थे। याद रखेंगे। और इन्होंने 1867-68 में ये काम किया था। कब किया था? 1867-68 में। इस समय भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? तो 20 रुपये थी। ठीक है, याद रखेंगे। इसके अलावा दादा भाई नौरोजी ने एक पुस्तक भी लिखी है, उसका नाम है द पॉवर्टी ऑफ अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। क्या नाम है? याद रखेंगे। द पॉवर्टी ऑफ अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, याद रखेंगे। ये पुस्तक बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है, तो याद रख लेंगे आप। इसके अलावा मोतीलाल नेहरू, इन्होंने क्या किया था सर? ये नेहरू रिपोर्ट लाए थे 1928-29 में। ठीक है, याद रखेंगे। इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक, तो याद रख लेंगे। इन्हें भारतीय अशांति का पिता कहा जाता है। किसने कहा था सर? पूछ लेगा तो वैलेंटाइन सरोल ने कहा था। ये भी याद रख लेंगे। तो अनहैप्पी इंडिया पुस्तक का लेखक कौन हो जाएगा सर? लाला लाजपत राय। ठीक है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमाएं भारत के अधिकतम राज्यों से लगती हैं? क्या कह रहा है साथी? निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सीमाएं भारत के अधिकतम राज्यों से लगती हैं? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसका राइट आंसर असम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो इसका राइट आंसर असम हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। इसकी सीमाएं कितने राज्यों से लगती हैं? तो असम की सीमाएं 7 राज्यों से लगती हैं। लेकिन यहीं पर पूछ लेगा वह राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सर्वाधिक राज्यों से लगती है? भारत का वह कौन सा राज्य है जिसकी सीमा सर्वाधिक राज्यों से लगती है और कितने राज्यों से? तो याद रखेंगे 9 राज्यों से लगती है। एकमात्र राज्य उत्तर प्रदेश, इसकी सीमा सर्वाधिक राज्यों से लगती है। मध्य प्रदेश की बात की जाए सर तो इसकी सीमा 5 राज्यों से लगती है। इसके अलावा महाराष्ट्र की बात की जाए तो इसकी सीमा आपकी गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आपका क्या हो जाएगा? कर्नाटक, गोवा, इन राज्यों से लगती है। इसके अलावा बिहार की भी बात की जाए तो बिहार की सीमा आपकी पश्चिम बंगाल, आपका झारखंड, इसके अलावा क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ठीक है, और आप उत्तर प्रदेश। याद रख लेंगे। तो ऑप्शन के हिसाब से असम की सीमा 7 राज्यों से लगती है। सर पूछ लेगा कौन कौन से राज्य हैं, तो आप लोग याद रखेंगे इनमें से राज्य कौन कौन से हो जाएंगे असम के 7 राज्य? तो 6 तो इसकी सिस्टर हो गई, यानी कि 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है असम को। इसके 6 राज्य तो वो हो गए, लेकिन एक अलग से राज्य हो जाएगा 7वां। कौन सा? आपका 7वां राज्य एक और हो जाएगा जिसका नाम है पश्चिम बंगाल। क्या नाम है? पश्चिम बंगाल। देखो, सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। देखो 6 राज्य तो ये हो गए आपके। इसके अलावा 7वां कौन सा हो जाएगा? 7वां आपका वेस्ट बंगाल। कुल मिलाकर के 7 राज्यों से असम की सीमा लगती है, तो असम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है चालुक्य वंश का वह कौन राजा था जिसने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर हराया था? अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में कई बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो याद रखेंगे चालुक्य वंश के उस राजा का नाम था पुलकेशन द्वितीय। क्या नाम था सर? इसका नाम था पुलकेशन द्वितीय। और यह जानकारी कहाँ मिलती है? तो याद रखेंगे ऐहोल प्रशस्ति में। कहाँ पर सर? ऐहोल प्रशस्ति। पूछ लेगा सर ऐहोल जो प्रशस्ति है इसको लिखा किसने है? क्या पूछ लेगा सर? आपसे पूछ लेगा जो ऐहोल प्रशस्ति है इसका रचनाकार कौन था? तो याद रखेंगे पुलकेशन का एक दरबारी था रवि कीर्ति। क्या नाम था? रवि कीर्ति।
इसी रवि कीर्ति के द्वारा क्या लिखा गया था, ऐहोल प्रशस्ति लिखा गया था, जिसमें लिखा था कि पुलकेशन द्वितीय महान ने चालुक्य वंश के जो राजा थे, इन्होंने नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को हराया था। ठीक है, याद रखेंगे, ऐहोल प्रशस्ति में ये लिखा है। और लिखी किसने थी, तो रवि कीर्ति ने। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। कृष्ण प्रथम की बात करें तो इसने क्या बनवाया था सर, इसने बनवाया था कैलाश मंदिर। महाराष्ट्र में जो कैलाश मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था, राष्ट्रकूट वंश का शासक था कृष्ण प्रथम, इसके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को हराने वाला पुलकेशन द्वितीय। याद रखेंगे, पुलकेशन फर्स्ट नहीं होगा, पुलकेशन द्वितीय हो जाएगा, जो कि चालुक्य वंश का राजा था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है मोनालिसा की प्रसिद्ध कलाकृति किसने बनाई है। यानी कि जो मोनालिसा की आपकी प्रसिद्ध कलाकृति है साथी, इसको किसने बनाया है, यानी कि ये जो मोनालिसा चित्रकारी है किसने बनाई है। तो आप लोग याद रखेंगे, इसको मैंने पहले भी आपको करवाया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा लियोनार्डो दा विंची। क्या हो जाएगा, लियोनार्डो दा विंची इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोनालिसा नामक प्रसिद्ध कलाकृति इसने बनाई है। इसके अलावा सर बात करें कोलंबस की, तो कोलंबस ने 1492 में अमेरिका की खोज की थी। किसकी, यूएसए की खोज की थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। यानी कि कह सकते हैं या तो यूएसए कह सकते हैं, इसके अलावा इसी को कह सकते हैं हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की खोज की थी। ठीक है, याद रखेंगे। इसके अलावा सर वास्को डी गामा, तो इसने भारत जाने वाले मार्ग की खोज की थी। और जो कोलंबस था इसने क्या की थी, अमेरिका जाने वाले मार्ग की खोज की थी। याद रखेंगे। देखो ऐसा नहीं है कि अमेरिका की खोज कर दी तो इससे पहले कोई वहाँ रहता नहीं था, वहाँ पर लोग रहते थे, लेकिन इससे पहले जो ये अंग्रेज थे, जो यूरोपीय लोग थे, ये नहीं जानते थे कि वहाँ पर कोई रहता है। इसलिए इन लोगों ने नाम दिया कि भारत की खोज वास्को डी गामा। हालांकि इन लोगों ने भारत जाने वाले मार्ग की और अमेरिका जाने वाले मार्ग की खोज की थी। याद रखेंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वास्को डी गामा 1498 में। कब साथी, 1498 में इसने भारत जाने वाले मार्ग की खोज की थी। ठीक है, याद रखेंगे, 1498। इसके अलावा सर लियोनार्डो डा विंची हो जाएगा, जिसने आपकी मोनालिसा कलाकृति बनाई थी। और ये 15 साल में बनी थी, जिसमें आपके 14 साल केवल होठ बनाने में लगे थे इसको। याद रखेंगे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। यानी कि जो आपका नेशनल डिजास्टर NDMA, याद रखेंगे इसका नाम क्या है, इसका नाम है NDMA, नेशनल डिजास्टर मॉन्यूमेंट अथॉरिटी। ठीक है, याद रखें, नेशनल डिजास्टर मॉन्यूमेंट अथॉरिटी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो याद रखेंगे प्रधानमंत्री होता है। भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। गृह मंत्री क्या होता है, भारत के आंतरिक मामलों को देखता है। और राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में आपका उपराष्ट्रपति भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है, याद रखेंगे। प्रधानमंत्री क्या हो जाएगा सर, आपका NDMA नेशनल डिजास्टर मॉन्यूमेंट अथॉरिटी का अध्यक्ष हो जाएगा। याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है 20 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है। आपसे पूछा गया है कि 20 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो आप लोग याद रख लेंगे, 20 अगस्त को हम मनाते हैं विश्व सद्भावना दिवस। क्या मनाते हैं साथी, विश्व सद्भावना दिवस कब मनाते हैं, 20 अगस्त को मनाते हैं। बात करेंगे पृथ्वी दिवस की, तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है सर, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, जो कि 10 दिनों बाद आपका मनाया जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा तंबाकू निषेध दिवस की बात करी जाए तो सर ये कब मनाया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा आपका 31 मई। कब हो जाएगा सर, 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 22 मार्च और 20 अगस्त को सर क्या मनाते हैं, सद्भावना दिवस। इसके अलावा हाथी दिवस सर कब मनाते हैं, तो ये 12 अगस्त को मनाते हैं। विश्व हाथी दिवस पूछ ले कब मनाते हैं सर, 12 अगस्त को मनाते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। और 2010 में क्वेश्चन याद रखेंगे, 2010 में हाथी को भारत का विरासत पशु घोषित किया गया था। यानी कि हेरिटेज एनिमल हाथी को कब घोषित किया गया, तो 2010 में। लेकिन पूछेगा सर हाथी प्रोजेक्ट कब आया था, तो आप लोग याद रखेंगे हाथी प्रोजेक्ट आया था आपका 1992 में। कब आया था, 1992 में हाथी प्रोजेक्ट आता है। इसी के तहत 2010 में हाथी आपका क्या बनता है, विश्व भारत का विरासत पशु बनता है। याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है मानचित्र रेखा एवं ग्लोब पर मानचित्र और ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाओं को क्या कहते हैं। जो आपका मानचित्र होता है साथी, ये ग्लोब हो गया एक तरह से, इस ग्लोब पर कुछ इस तरह से रेखाएं होती हैं।
कुछ ये रेखाएं होती हैं और इसके अलावा आपकी कुछ इस तरह से रेखाएं होती हैं। कैसी? ये वाली। ये जो रेखाएं पाई जाती हैं सर, इनको क्या कहते हैं? तो आप लोग याद रखेंगे, इनको कहते हैं भौगोलिक रेखा जाल। क्या कहते हैं? अगर ऑप्शन में भौगोलिक रेखा जाल मिलता है तो याद रखेंगे, क्योंकि ये जो रेखाएं होती हैं ये वाली, ये आपकी अक्षांश कहलाती हैं, और जो दिशा का ज्ञान देती हैं वो क्या कहलाती हैं? देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, याद रखेंगे। जो आपकी दिशाओं वाली रेखाएं होती, ठाड़ी बनी होती हैं, इनको क्या कहते हैं? इन रेखाओं को सर कहते हैं देशांतर। और जो आपकी लेटी हुई है, लैटिट्यूड, ठीक है, लेटी हुई है लैटिट्यूड, इसको क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। लेकिन यदि पूछ ले मानचित्र और ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाओं को क्या कहते हैं, यानी कि दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं? तो दोनों को मिलाकर कहते हैं भौगोलिक रेखा जाल। एक अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाने वाला। ठीक है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान का, क्या कह रहा है साथी? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 41 जो लोक सहायता से संबंधित है, किस भाग में स्थित है? जो अनुच्छेद 41 है जिसमें आपकी लोक सहायता संबंधित जानकारियां दी गई हैं, तो याद रखेंगे इसका संबंध किससे है? तो आप याद रखेंगे जो भाग 4 है आपका, जो आपका भाग 4 है जिसमें आपका डीपीएसपी दिया गया है। क्या दिया गया है? डीपीएसपी। याद रखेंगे, डीपीएसपी जो दिया गया है यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसके भाग 4 में लिखा है कि जो अनुच्छेद 41 है उसमें लोक सहायता की जाएगी व्यक्ति की, और राज्य सरकार ऐसा प्रावधान करेगी। ठीक है, तो जो डीपीएसपी है साथी, ये क्या है? ये आपके राज्य सरकार के कर्तव्य हैं जनता के प्रति। क्वेश्चन पूछ लेगा डीपीएसपी क्या है, तो याद रखेंगे किसी राज्य के जनता के प्रति जो कर्तव्य होते हैं उन्हें हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व या फिर डीपीएसपी कहते हैं। सर भाग 3 में क्या है? तो भाग 3 में आपने सभी को पता होगा कि हमारा फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार है। भाग 5 में क्या है? सर भाग 5 में आपकी क्या है? तो याद रखेंगे जो भाग 5 है साथी, इसमें संघ की कार्यपालिका का वर्णन मिलता है। किसकी? संघ की कार्यपालिका का। और साथ ही ये संविधान का सबसे बड़ा भाग है। जो भाग 5 है सर, ये आपका संविधान का सबसे बड़ा भाग है। यानी कि पूछ लेगा इसमें कितने अनुच्छेद हैं, तो 100 हैं। 52 से 151 तक कुल मिलाकर के 100 अनुच्छेद हैं। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा भाग है। लेकिन भाग 6 पूछेगा तो बताएंगे सर इसमें राज्य की जो राज्य की कार्यपालिका है, क्या है सर? राज्य की कार्यपालिका, इसका उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो याद रखेंगे भाग 6 में। और जो संघ की कार्यपालिका है इसका उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो भाग 5 में। संघ का मतलब है साथी आपका सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री वगैरह, मंत्रिपरिषद, ये जो भी है ये आपकी हो जाएंगी। लेकिन राज्य की बात करें, यही भाग 6 में हाई कोर्ट आपका, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, इस तरह की जो मंत्रिपरिषद, विधानमंडल, ये सारी की सारी चीज़ें भाग 6 में। तो हमने देखा अनुच्छेद 41 का आंसर क्या हो जाएगा? भाग 4 यानी कि डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कृषि क्षेत्र का सबसे शीर्ष बैंक कौन सा है? निम्नलिखित में से साथी कौन सा बैंक है जो कृषि क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है? तो आप सभी को पता होगा कृषि क्षेत्र में एक ही बैंक कार्य करता है जिसका नाम क्या है? नाबार्ड। क्या नाम है सर? इसका नाम है नाबार्ड। सर नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो आप लोग याद रखेंगे 1982। कब? क्वेश्चन पूछ लेगा सर नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई थी। याद रखेंगे, अच्छा प्रश्न है। 12 जुलाई 1982 को इसकी क्या होती है सर? स्थापना होती है। पूछ लेगा सर समिति कौन थी? समिति पूछ लेगा तो आप लोग बताएंगे इसकी समिति थी साथी शिवरमन समिति। कौन सी समिति? शिवरमन समिति, जो कि 1979 में बनी थी। इसकी सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना होती है 1982 में। अच्छा प्रश्न है, और कृषि के क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है, याद रखेंगे। इसके अलावा सर बात करें भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई की, तो जो आपका एसबीआई है साथी, ये आपका तीन बैंकों से मिलकर बना था 1921 में, और तब इसे नाम दिया गया था इंपीरियल बैंक। इसके बाद 1955 में इसका नाम एसबीआई कर दिया। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, पीएनबी की बात करें तो इसकी स्थापना लाला लाजपत राय के सहयोग से की गई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से, भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो याद रखेंगे भारत का सबसे छोटा जिला पूछा गया है, ना कि राज्य। सबसे छोटे जिले की बात करें तो सर ये माहे हो जाएगा। सर ये माहे कहाँ पर पड़ता है? तो आप लोग याद रखेंगे पुदुचेरी में पड़ता है। सर कहाँ पर? पुदुचेरी में। ठीक है, भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो ये पुदुचेरी जो स्टेट है आपका, यूनियन टेरिटरी है, इसका जो माहे जिला है ये भारत का सबसे छोटा जिला है। सर ये किसके भौगोलिक सीमा में आता है? तो याद रखेंगे ये केरल की भौगोलिक सीमा में आता है। क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे जो माहे जिला है ये किस राज्य की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत है?
है तो पुदुचेरी का, लेकिन है किस राज्य की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत? तो माहे जिला केरल की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत है, ठीक है, याद रखेंगे। और इसके अलावा बात करें भारत का सबसे बड़ा जिला, तो 2011 के अनुसार ये कच्छ था, लेकिन वर्तमान में लेह हो चुका है। कौन सा? जो लेह जिला है, लद्दाख की राजधानी है, यही भारत का सबसे बड़ा जिला है वर्तमान में। सर नर्मदा जिले की बात की जाए तो ये गुजरात में स्थित है। कहाँ पर? गुजरात में। और आपको पता होगा कि गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया जो द्वीप है, साधु बेटा द्वीप केवड़िया में, उस पर क्या है, आपकी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा। याद रखेंगे कहाँ पर बनी है? गुजरात के नर्मदा जिले में, साधु बेट द्वीप केवड़िया में, ठीक है, याद रखेंगे। सर कोल्लम जिला की बात की जाए तो कोल्लम जिला आपका केरल में पड़ता है। कहाँ पर सर? केरल में पड़ता है। और ये भी याद रखेंगे, ये जिला ऐसा जिला है जो भारत का पहला संविधान साक्षर जिला है, यानी कि यहाँ के सारे लोग क्या जानते हैं? संविधान जानते हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है करंट की दृष्टि से भी और स्टैटिक प्रश्नों की दृष्टि से भी। याद रखेंगे कोल्लम जिला भारत का पहला संविधान साक्षर जिला है, माहे जिला भारत का सबसे छोटा जिला है, नर्मदा जिला गुजरात में है जहाँ पर आपकी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनी हुई है, और लेह जिला आपका भारत का सबसे बड़ा जिला हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है साथी पटाका। वाह यार क्या प्रश्न है, कह रहा है पटाका किस देश की मुद्रा है? पटाका भी मुद्रा है साथी किसी देश की, तो आप लोग बताएंगे कौन से देश की है। याद रखेंगे पटाका आपके मकाऊ देश की मुद्रा है। सर कहाँ की मुद्रा है? मकाऊ की। और मकाऊ कहाँ पर पड़ता है? तो ये आपका दक्षिणी चीन सागर का एक देश है। किसका साथी? दक्षिणी चीन सागर, जो हांगकांग वगैरह है, हांगकांग के आसपास ये भी देश पड़ता है। मकाऊ बहुत छोटा सा देश है, लगभग एक अपने भारत के कोई एक जिले के समान होगा मकाऊ देश, ठीक है, याद रखेंगे। का इसकी मुद्रा पूछ लेगा सर कौन है, तो पटाका है। और भाषा कौन सी बोली जाती है यहाँ पर? मंदारिन, क्योंकि चीन के आंतरिक भूभाग में ये पड़ता है, इसलिए यहाँ पर मंदारिन भाषा बोली जाती है। दक्षिणी चीन सागर में स्थित है और इसकी मुद्रा क्या है सर? पटाका है, ठीक है, याद रखेंगे। जापान की मुद्रा की बात करें तो सर इस जापान की मुद्रा हो जाएगी येन। क्या हो जाएगी? येन हो जाएगी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे जापान की मुद्रा क्या है? येन है। भूटान की मुद्रा सर क्या है? तो न्यू गुल्ट्रुम है, याद रखेंगे। भूटान की मुद्रा पूछ लेगा तो याद रखेंगे न्यू गुल्ट्रुम। कौन सी? भूटान की मुद्रा हो जाएगी न्यू गुल्ट्रुम। रुपया मुद्रा किसकी है? तो रुपया बहुत सारे देश, जैसे सेशेल्स हो गया, मॉरिशस हो गया, भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया और आपका इंडोनेशिया, ये 6-7 ऐसे देश हैं जहाँ पर रुपया नामक मुद्रा चलती है, याद रखेंगे, क्योंकि ये अखंड भारत का हिस्सा हुआ करते थे कभी, ठीक है, इसलिए यहाँ पर यहाँ की मुद्रा क्या है? आपकी रुपया है, ठीक है, याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग याद रख लेंगे। तो पटाका कहाँ की है? आपकी मकाऊ की मुद्रा है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी फसल दो दल वाली तिलहनी फसल है? यानी कि तिलहनी फसल भी है और उसमें 2 दल हैं। कैसे 2 दल का मतलब क्या होता है? जैसे उसका एक फल है सर, और उस फल में क्या हो जाएगा? आपके 2 हिस्से हो जाएंगे, ठीक है, याद रखेंगे। जैसे बीज होता है, बीज के 2 हिस्से होते हैं, तो 2 दल वाली फसल पूछी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मूंगफली। क्या हो जाएगा? आप सभी ने इसको खाया होगा, मूंगफली चबाई होगी, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं? 2 दल वाली तिलहनी फसल। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। मूंग तिलहनी सर इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि मूंगफली से क्या निकलता है? तेल निकलता है। जिन भी फसलों से तेल निकलता है उन सभी को क्या कहते हैं? तिलहनी कहते हैं। अलसी है, सूरजमुखी है, इन सभी से तेल निकलता है, ठीक है। लोबिया की बात की जाए, आपने देखी होगी, वो पतली पतली इस तरह से छियाँ होती है, एक छियाँ टाइप की, क्या होती है? लोबिया। लोबिया आपने खूब सब्जी खाई होगी, सूखी सब्जी बना करके, ये लोबिया इसका क्या हो जाएगा? ये लोबिया अलग चीज़ होती है सब्जी बनाने वाली, लेकिन सूरजमुखी इससे भी तेल निकाला जाता है, ये भी तिलहनी फसल है। मूंगफली भी आपकी तिलहनी फसल है, अलसी भी आपकी तिलहनी फसल है। तो 2 दल वाली मूंगफली फसल को, सॉरी 2 दल वाली तिलहनी फसल कौन सी हो जाएगी? आपकी मूंगफली इज द राइट आंसर, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है उस मराठा सम्राट का नाम बताएं जिसने औरंगजेब के खिलाफ बहादुरी से युद्ध लड़ा था। तो सभी को पता होगा छत्रपति शिवाजी महाराज ने औरंगजेब को कई बार क्या किया है? तो कई बार इनसे युद्ध लड़ा है, कई बार इनसे संधि भी करनी पड़ी है। 1665 की संधि आप सभी को याद होगी, 1665 की संधि, जिसमें आपके 21 किले हार गए थे शिवाजी औरंगजेब से, ठीक है। तो याद रखेंगे कई बार इन्होंने औरंगजेब के खिलाफ बहादुरी से युद्ध लड़े हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिवाजी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये सारे के सारे मराठा सम्राट हैं और मराठा एक महाराष्ट्र के क्षेत्र में रहने वाले लोग थे, ठीक है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? यानी कि जो भारत की इकोनॉमी है ये किस तरह की है? तो आप लोग याद रखेंगे
भारत की जो अर्थव्यवस्था है ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कैसी सर? मिश्रित अर्थव्यवस्था। सर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है? तो याद रखेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर क्या करते हैं, प्राइवेट लोग अर्थव्यवस्था को चलाते हैं, यानी कि व्यापारी लोग। जिस तरह से आज अमेरिका की अर्थव्यवस्था है वो सारी की सारी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। सर क्यों है? तो आपने इसका अगर अमेरिका का इतिहास पढ़ा है तो अमेरिका की 13 कंपनियों ने मिलकर अमेरिका को बनाया था पहले, और 4 जुलाई 1774 को इसको क्या करवा लिया था? 4 जुलाई 1774 को इसको इंग्लैंड से आज़ाद करवा लिया था। तो 13 कंपनियां थी। तो जब कंपनियां अर्थव्यवस्था चलाएंगी तो क्या हो जाएगी? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। साम्यवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है? जहां पर राजा की यानी कि सरकार की सारी चीजें चलती हैं। लेकिन भारत एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जहां पर आपके उद्योगपति भी काम करते हैं और भारत सरकार भी काम करती है। तो इस तरह से भारत की अर्थव्यवस्था कैसी हो जाएगी सर? मिश्रित अर्थव्यवस्था हो जाएगी। तो आज से आप लोग याद रखेंगे भारत की अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है किस विटामिन का शरीर में भंडारण नहीं होता है? निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा विटामिन है जिसका शरीर में भंडारण नहीं होता है? सर तो आप लोग याद रखेंगे जो विटामिन बी सी होते हैं। कौन से? बी और सी, यानी कि जल में घुलनशील, जल में घुलनशील। और जल मूत्रालय के द्वारा यानी कि मूत्र के द्वारा हमारे शरीर से जल बाहर आ जाता है, इसलिए जो विटामिन बी सी होते हैं ये शरीर में रुक नहीं पाते हैं। याद रखेंगे जो इनका काम होता है शरीर का वो काम पूरा कर देते हैं, इसके बाद मूत्र मार्ग से बाहर आ जाते हैं। इसलिए जो विटामिन सी होता है या फिर विटामिन बी, इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन मिलेगा तो आप लगाएंगे। इन दोनों में से ऐसे बी और सी ऐसे विटामिन है जिनका भंडारण शरीर में नहीं होता है, जबकि ए और डी, ई, के ये सारे के सारे जो विटामिन है जो वसा में घुलनशील हैं, ये सारे के सारे शरीर में रुक जाते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। और जो विटामिन बी सी है ये रुकते नहीं है, इसका कारण हमने आपको बता दिया, तो इसको आप लोग लगा लेंगे। ठीक है, यदि ऑप्शन में सी ना दे तो बी देगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है 1749 में तड़क चालक का आविष्कार किसने किया था? सर तड़क चालक क्या होता है? सबसे पहले तो आप लोग याद रखेंगे तड़क चालक का क्वेश्चन पूछ लेगा आविष्कार का हुआ तो 1749 में। अब देखेंगे ये तड़क चालक होता क्या है। तो आपने देखा होगा जब आपके घर बनाए जाते हैं तो घरों में क्या होता है? पिलर गाड़े जाते हैं। क्या गाड़े जाते हैं? पिलर गाड़े जाते हैं इस तरह से। और उन पिलरों में क्या होते हैं? 4-4 आपके सरिया डाले जाते हैं। उनमें से एक ऐसा सरिया होता है जो सीधा का सीधा किसे बाहर निकाल दिया जाता है छत के ऊपर, जिसमें कुछ लोग क्या करते हैं? झंडा लगा लेते हैं। ठीक है, याद रखेंगे ये पिलर जब गाड़े जाते हैं इनमें एक सरिया बाहर निकाला जाता है। सर इसका कारण क्या है? क्यों निकाला जाता है? तो जब आसमान से कभी बारिश होगी, बारिश के मौसम में बिजली गिरने की संभावना ज़्यादा होती है। जब सर बिजली गिरने की संभावना होती है तो क्या होता है, इसमें जब बिजली गिरेगी तो जो मकान होते हैं वो ढह जाएंगे। लेकिन इसलिए ये तड़क चालक यानी कि एक तार निकाला जाता है सर मकान के ऊपर, जिसमें बिजली आए, इससे गिरे और इसके माध्यम से कहाँ पर चली जाए? सीधी धरती में चली जाए। ये जो सरिया होता है इसका कनेक्ट कहाँ से होता है? सीधा धरती से होता है। आपने देखा होगा पिलर नीचे जाते हैं और सर इसी कारण आपके मकान नहीं गिरते हैं। तो याद रखें ये तड़क चालक का आविष्कार किया था सर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। किसने किया था? सर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसका आविष्कार किया था। कब किया था? तो 1749 में किया था। इसका कारण क्या है? तो बिजली से बचाने के लिए मकानों में इसका उपयोग करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, जॉर्ज वाशिंगटन कौन थे? तो अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे। न्यूटन बाबा को आप सभी जानते होंगे, और निकोला टेस्ला एक अच्छे वैज्ञानिक थे जो चाहते थे कि जो भारत की ही नहीं बल्कि दुनिया की जो इलेक्ट्रिसिटी हो बिना तारों की हो, वो ऐसा प्रोजेक्ट बना रहे थे। लेकिन आकस्मिक कारणों के चलते निकोला टेस्ला की मौत हो जाती है और वो प्रोजेक्ट वहीं पर दब जाता है। तो क्वेश्चन देखा तड़क चालक, इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंजामिन फ्रैंकलिन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है संविधान का निर्माण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन था? क्या कह रहा है साथी? जो संविधान का निर्माण है इसका सबसे पहले किस देश ने किया था? तो आप लोग याद रखेंगे विश्व की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है आपकी यूएसए। कौन है सर? यूएसए। इसका संविधान कब बना था? तो 1789 में बना था। कब बना था सर? 1789 में बना था। 87 में इसकी कमेटी गठित हुई। इसके बाद 1789 में क्या बना? इसका संविधान बना। और दुनिया का सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है यानी कि सबसे पुराना संविधान है। इसके अलावा सर ये तो थी दुनिया की बात, लेकिन बात की जाए एशिया का सबसे पुराना संविधान किसका है? तो एशिया का सबसे पुराना संविधान बना था 1860 में। कब बना था सर? 1860 में बना था। और किसका बना था? तो ये जापान का बना था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एशिया का सबसे पुराना संविधान जापान का हो जाएगा, लेकिन दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी यानी कि सबसे पुराना संविधान यूएसए हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। सर भारत की दृष्टि की बात की जाए तो भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। कैसी? दुनिया की सबसे बड़ी संवैधानिक तंत्र कहाँ पर है?
याद रखेंगे दुनिया का सबसे बड़ा संविधान कहाँ का है, तो भारत का है, यानी कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। इसके अलावा याद रखेंगे इंग्लैंड का संविधान सबसे बड़ा है दुनिया का, लेकिन ये लिखित नहीं है। याद रखेंगे ये लिखित नहीं है, लेकिन हालांकि ये दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है इंग्लैंड का, लेकिन भारत का जो संविधान है ये दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इंग्लैंड का जो संविधान है वो लिखा नहीं, वो कई कमरों में भरा रखा है, ठीक है। इसका कोई लिखित टाइटल नहीं है इंग्लैंड का, इसलिए लिखित पूछेगा आपसे तो भारत का, लेकिन सबसे बड़ा पूछेगा तो इंग्लैंड का, सबसे पुराना पूछेगा तो यूएसए का, और एशिया का सबसे पुराना पूछेगा तो जापान का, ठीक है। तो हमसे पूछा है विश्व का सबसे प्रथम देश जिसने संविधान बनाया था, तो यूएसए, ठीक है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो ये थी क्लास, उम्मीद करता हूँ आज की क्लास पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो आपसे निवेदन है लाइक कीजिए, दोस्तों में सेशन को शेयर कीजिए, यदि चैनल पर नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। देखते रहिए GS बाई DS सर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने बड़ों का सम्मान करना। जय हिंद।